मैंने कहा, सरदार जी, मैं चाय का कारोबारी आदमी हूँ। मुझे आपकी बात समझ नहीं आती। मैं खुद को भी नशे में चूर साबित करने की कोशिश कर रहा था ताकि मेरा कोई सवाल उन्हें शक में ना डाल दे। इसी सिख ने कहा, भोले बादशाहो, हर इन्फेंट्री डिवीज़न के साथ 1 या 2 टैंक रेजिमेंट्स होती हैं। जिस इन्फेंट्री डिवीज़न के साथ हमारी रेजिमेंट मुंसलिक है वो फाजला का हेडवर्क्स के दरमियान है। उसने मज़ीद समझाते हुए कहा, आर्टिलरी वाले पहले हमारा रास्ता साफ़ करते हैं और फिर कभी हम आगे और इन्फेंट्री पीछे और कभी इन्फेंट्री आगे और हम पीछे, और यूं हम दुश्मन की सफ़ों में घुस जाते हैं। मैंने तीनों फ़ौजियों से भी अच्छी खासी मालूमात हासिल कर लीं। मसलन ये T-57 के अलावा इसी सीरीज़ की जदीद रूसी टैंक और फ्रांसीसी AMX-13 PT-76 टैंक भी मगरबी पाकिस्तान के बॉर्डर पर मुतय्यन इन्फेंट्री डिवीज़न्स के साथ मुंसलिक हैं। मज़ीद जो तफसीलात मैंने हासिल की वो यहाँ बयान नहीं कर सकता। बहरहाल कार आमद मालूमात हासिल हुई। मैंने उनके खाने का ऑर्डर दिया और रात 11:30 बजे हम अगले रोज़ फिर मिलने का वादा करके अपनी अपनी राह चल दिए। मैं होटल पहुंचा और इन सब अहम इत्तलात को कोड में लिखा। ये मेरी पहली कामयाबी थी। अगली शाम मज़ीद मालूमात हासिल करने का प्रोग्राम बना के सो गया। मैं चाहता था कि अपनी मुफस्सिल रिपोर्ट ऐसी भेजूं कि मेरे सीनियर्स खुशी से उछल पड़ें। अगली सुबह जब मैं गुज़िश्ता रात की मालूमात का दोबारा जायज़ा लेने बैठा तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये कामयाबी बहुत ही मामूली थी। मैं अब तक सिर्फ 3 टैंक रेजिमेंटों के बारे में मालूमात हासिल कर चुका था। अव्वल तो मुझे इन शराबी सिखों से हासिल शुदा मालूमात को टैली करना था ताकि मेरी रिपोर्ट शक व शुबा से बालातर हो। इसके अलावा सबसे अहम बात ये थी कि मुझे ना सिर्फ इन रेजिमेंटों के मुतालिक मालूमात हासिल करनी थी जो 71 की जंग के बाद यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके जा चुकी थी, बल्कि इन 3 रेजिमेंटों के अलावा जो दूसरी रेजिमेंट्स ट्रेनिंग ले रही थीं उनके मुतालिक भी मुकम्मल जानकारी हासिल करनी थी। जब मैंने अपने मिशन का जायज़ा लिया तो ये मालूमात बहुत ही मामूली महसूस हुई। अहमदनगर में ज़ेर तरबियत रेजिमेंट्स सिर्फ 3 माह में ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस चली जाती थीं और उनकी वापसी से पहले ही नई रेजिमेंट के जवान वहां पहुंच जाते थे। ये सिलसिला 71 की जंग के बाद से मुसलसल जारी था। मुझे इस सिलसिले की कड़ियाँ शुरू से मिलाकर एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करना थी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो इस ट्रेनिंग का ज़िम्मेदार था, इसके दफ्तर में या डिवीज़न हेडक्वार्टर में यकीनन कोई ऐसी फ़ाइल होनी चाहिए थी जिससे मुझे ये तमाम मालूमात मिल सकें। अहमदनगर एक तरीके से ट्रांजिट कैंप भी था और वहाँ आने वालों की फ़ाइल या मालूमात मुझे अव्वल दोनों हेडक्वार्टर के दफातर से, दोम कैंप कमांडेंट के दफ्तर से और सोम लंगर से मिलने की उम्मीद थी। मैंने इन तीनों ज़राए में से कैंप कमांडेंट के दफ्तर का इंतखाब किया। चूँकि डिवीज़न और ब्रिगेड हेडक्वार्टर में 20 दीगर काम भी होते हैं, जबकि कैंप कमांडेंट में वहाँ आने वालों की सिर्फ आमद, रिहाइश, खुराक और वापसी का ज़िम्मेदार होता है। मेरे तज्ज़िये के मुताबिक इस दफ्तर से मालूमात से भरी एक मुकम्मल फ़ाइल मिलने की उम्मीद थी। कैंप कमांडेंट के दफ्तर तक रसाई के लिए मैंने एडोज़ के क्लर्क का इंतखाब किया। जब एक बार फ़ैसला कर लिया तो फ़ौरन ही तैयार होकर एडोज़ के दफ्तर की तरफ रवाना हो गया और सिक्योरिटी और चेकिंग के मरहले से गुज़र कर मैं उस क्लर्क बादशाह के पास जा पहुंचा। गुज़िश्ता रात ना मिलने का उज़र ये बताया कि तबीयत नासाज थी। एडोज़ के दफ्तर में चूँकि मकामी ठेकेदार टेंडर देने, सप्लाई और रकम की वसूली के लिए अक्सर आते जाते रहते थे, क्लर्क साहिबान से दूसरे टेंडर देने वालों के मुतालिक भी मालूमात हासिल करते हैं। इसलिए ये दफ्तर गैर फ़ौजी अफराद से भरा रहता है। मुझ पर भी कोई शक नहीं कर सकता था क्योंकि मैं भी ज़ाहिरन चाय की फ़रोख्त के लिए वहाँ आया था। लिहाजा मुतल्लिका क्लर्क से दफ्तरी औकात में मिलने और रवाबित बढ़ाने में मुझे कोई ख़तरा महसूस ना हुआ। मैं उसके पास जाकर बैठ गया।
और इधर उधर की बातें करने लगा। मैं मौके की तलाश में था और जल्द ही वो मौका मुझे मिल गया। खाने के वक्फे में मुझे वो कैंटीन ले गया और हम एक अलग थलग टेबल पर बैठ गए। मैंने उसे कहा, मैं तुमसे अलहदगी में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ अपनी चाय बेचने आया हूँ और हरगिज़ मायूस वापस होना नहीं चाहता। तुमने इससे पहली मुलाकात में कहा था कि बग़ैर रवाबित बढ़ाए और अफसरान को खुश किए काम नहीं हो सकता। मुझे खुलकर बताओ कि यहाँ किन किन को खुश करना पड़ेगा। वो कहने लगा, आप तो ये जानते ही होंगे कि जहाँ से एक चीज़ की सप्लाई करने वाले कई हों तो फिर इन अफसरान की खुशनुदी तो हासिल करना ही पड़ती है। यहाँ पर एडोज़ और डी एडोज़ के अलावा लंगर इंचार्ज और मैंने फ़ौरन ही लुक्मा दिया, कैंप कमांडेंट को भी खुश करना होगा ना। उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने उसे कहा कि ये सब मैं तुम्हारे ज़िम्मे लगाता हूँ। मुझे लंगर इंचार्ज और कैंप कमांडेंट से मिलवा दो। अगर मैं अपनी चाय यहाँ फ़रोख्त करने में कामयाब हो गया तो इसका सेहरा तुम्हारे सर होगा और तुम भी बहुत फ़ायदे में रहोगे। ये कहते हुए मैंने 2000 रुपये चुपके से उसके हाथ में थमा दिए। वो पहले तो इनकार ही करता रहा, लेकिन उसका इनकार महज रस्मी था। मैंने ज़रा ज़ोर दिया तो उसने वो रुपए जेब में डाल लिए। मैंने उसे कहा कि ये महज पेशगी है, तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हें मुस्तकिल खुश करता रहूँगा। उसने मुझसे सवाल किया, आपके कहने के मुताबिक आपकी चाय की क्वालिटी बहुत आला है और कीमत कम। अगर आपको चाय की सप्लाई का ऑर्डर मिल जाए तो आपको सप्लाई बरकरार रखने के लिए कुछ लोगों को हर 3 माह बाद खुश करना पड़ेगा। इस तरह तो आपका मुनाफा नुकसान में बदल जाएगा। मैंने हंसकर कहा, यह कारोबारी राज है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी चाय की क्वालिटी को कम करता जाऊँगा और गैर महसूस अंदाज में ये मुनाफा नफ़ा में बदल जाएगा, ये नुकसान नफ़ा में बदल जाएगा। मैंने उसे कहा कि मैं एक बड़े कारोबारी ख़ानदान यानी चोपड़ा फैमिली से हूँ और हमको समझाया गया है कि हर काम में फ़ौरी मुनाफे का ना सोचो, बल्कि अगर शुरू में कुछ नुकसान उठाना पड़े तो उठाओ, क्योंकि यही नुकसान बाद में बड़े मुनाफे में बदल जाता है। गर्ज़ ये मैंने उसे अच्छी तरह ज़हनी तौर पर अपने काबू में किया कि उसने मुझे उसी वक्त लंगर के इंचार्ज और कैंप कमांडेंट से मिलवाने की हामी भर ली और मुझे लंगर की तरफ ले गया। लंगर इंचार्ज उस वक्त फ़ौजियों में खाने की तकसीम का जायज़ा ले रहा था और काफ़ी मसरूफ़ था। क्लर्क ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो सूबेदार था और पुराना खाक था। मेरा तारुफ करवाने के बाद क्लर्क ने उसे कहा कि इनकी चाय आपके पास आएगी, इसे पास करना आपका काम है। ये मेरे दोस्त हैं और इनका काम ज़रूर होना चाहिए। ये आपकी भी सेवा करेंगे। लंगर इंचार्ज ने मेरा जायज़ा लिया और कहा, साहब माल ठीक हो तो हम क्यों अनफिट करेंगे। साथ ही इस क्लर्क को कहा कि वो शाम को मुझे उसके हेडक्वार्टर में ले आए। वो बमा फैमिली वहाँ रहता था। मैंने हामी भर ली और जब हम कैंप कमांडेंट के दफ्तर की तरफ चल दिए। कैंप कमांडेंट का दफ्तर क्वार्टर गार्ड से मुंसलिक था। कमांडेंट एक फुल कर्नल था और इस वक्त खाने के वक्फे में गया हुआ था। इसके दफ्तर के तकरीबन सारे क्लर्क मेरे हमरा ही क्लर्क के खासे जानने वाले थे। उनकी बेतकल्लुफ़ी को देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि अंदर ही अंदर एडोज़ के दफ्तर से लेकर लंगर और कैंप कमांडेंट में एक जंजीर सी बनी हुई है और सब मिल बांट कर खाते हैं। कैंप में ट्रेनिंग के लिए फ़ौजी जवान सिर्फ 3 माह के लिए आते थे। इस दौरान की खुराक, साबुन और तमाम वो अशिया उनको फ्री मुहैया की जाती। इनकी क्वालिटी में हेर फेर करके और ठेकेदारों से मिली भगत करके ज़्यादा कीमत के टेंडर मंजूर किए जाते। इसीलिए इन तीनों के दफातर के क्लर्क आपस में खासे बेतकल्लुफ़ थे। तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद मैं एडोज़ के क्लर्क के हमरा वापस लौट आया। शाम को मुझे लंगर इंचार्ज के घर जाना था। एडोज़ के क्लर्क को अब आइंदा मैं श्याम लिखूँगा। श्याम ने वापस आते हुए मुझे कहा
कि लंगर इंचार्ज को खुश करने के लिए मुनासिब रकम हमराह ले आऊं। शाम 6 बजे के करीब मैं होटल से फिर छावनी की तरफ रवाना हुआ। श्याम मुकर्ररा जगह पर मेरा मुंतज़िर था। हम दोनों लंगर इंचार्ज के घर 7 बजे पहुंच गए। लंगर इंचार्ज फैमिली क्वार्टर्स में रहता था। उसने हमें एक कमरे में बिठाया। रस्मी गुफ्तगू और खातिर तवाज़ो के बाद उसने खुद चाय की बात छेड़ी और अपनी अहमियत जताने के लिए कहने लगा, अगर मैं चाय को पास न करूं तो एडोज़ वाले कुछ नहीं कर सकते। आखिर में मैंने 1200-1300 अफराद को खुराक के मामले में मुतमईन करना होता है। सूबेदार बनते बनते एक सिपाही को 22-23 साल लग जाते हैं और वो रिटायरमेंट के करीब होता है। और ऐसा सूबेदार अगर किसी पैदा करने वाली जगह पर लग जाए तो फिर बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो अपने हाथ साफ रखते हों। सूबेदार ने साफ अल्फाज में कहा कि आपकी चाय मैं ना सिर्फ पास करूंगा बल्कि तारीफ भी करूंगा, लेकिन ताली तो दोनों हाथों से बजती है। सूबेदार को राह रास्त पर लाने में का अभी सोच ही रहा था कि उसने खुद मेरी मुश्किल आसान कर दी। उसने कहा, सिर्फ जवानों और एनसीओज के लिए रोज़ाना 4000 से ज़ायद बड़े कप की चाय बनती है। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपकी कितनी चाय हम इस्तेमाल करेंगे। चाय की मंजूरी के दूसरे मरहले आपको खुद तय करने होंगे। जिस तारीख से आपकी चाय लंगर में इस्तेमाल होनी शुरू होगी, मैं 5000 रुपये माहवार आपसे लूँगा। मैंने मंजूर कर लिया और उसे पेशगी 2000 रुपये दिए। थोड़ी देर बाद हम उसके घर से लौट आए। श्याम ने मुझे रात को 8 बजे शराब खाने में मिलने का कहा। अब 8 बजे में वक्त रह ही कितना गया था। मैंने होटल जाने का इरादा तर्क किया और शराब खाने पहुंच गया। श्याम ने जिस तरह मुझे खर्च करते और पैसे लुटाते देखा था, उससे वो मुझे एक मोटा शिकारी समझ बैठा था। वो जल्द अज जल्द अपनी मौजूदगी में मुझे कैंप कमांडेंट के दफ्तर के क्लर्कों से मिलवाना चाहता था, ताकि मेरी कोई भी डील उसकी गैर मौजूदगी में ना हो पाए। 8 बजे वो 2 फौजियों को अपने हमराह लाया और मुझे बताया कि वो कैंप कमांडेंट के दफ्तर में काम करते हैं। वो शाम हमने गपशप की और कुछ काम की बातों में गुजारी। मुझे यूं ही शक सा पड़ गया था कि श्याम इतनी जल्दी सबसे क्यों मिलवा रहा है। अगरचे इन दोनों फौजियों को मैं दोपहर को कैंप कमांडेंट के दफ्तर में देख चुका था, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैंने अपने काम की बात को उस शाम ज़्यादा आगे ना बढ़ाया और कहा कि मैं कल शाम श्याम के दफ्तर में आऊँगा और उसके हमराह कैंप कमांडेंट के दफ्तर में उनसे मिलूँगा। जब वो मैं नोशी कर रहे थे तो मैं उनके चेहरों से उनके दिली जज्बात का अंदाज़ा लगा रहा था। शराब के नशे में इंसान की अंदर की बात भी ज़बान पर आ जाती है और उसका चेहरा उसके दिली जज्बात की अक्कासी करता है। मैंने महसूस किया कि श्याम और एक फ़ौजी तो शराब पीकर खूब हंस बोल रहे थे, जबकि दूसरा फ़ौजी बार बार गहरी सोच में गर्क हो रहा था। मैंने उसकी तरफ तवज्जो की और कहा, क्या बात है यार, बीवी याद आ रही है जो यूं ही खामोश बैठे हो। वो खसियानी सी हंसी के बाद फिर चुप हो गया। मैंने 2-3 बार उसे टटोलने की कोशिश की, लेकिन वो दिल की बात ज़बान पर ना लाया और ना ही उसकी खामोशी टूटी और सोच में डूबने में कोई फ़र्क आया। शराब खाने में कोई टॉयलेट नहीं था। मैंने छोटी उंगली का इशारा देकर अपनी हाजत का इजहार किया। श्याम ने कहा, बाहर सड़क की दूसरी जानिब। मैंने इस सोच में डूबे फौजी का हाथ थामा और कहा कि वो मेरे हमराह चले। वो मेरे साथ बाहर आ गया। सड़क की दूसरी जानिब फारिग होकर मैंने उसे कहा, ऐसे माहौल में जहाँ इंसान सब गमों से आज़ाद हो जाता है, तुम क्यों गमगीन बैठे हो? परेशानियाँ तो मुझे भी ढेर सारी हैं, लेकिन हर परेशानी का कोई ना कोई हल निकल जाता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। अगर चल सकते हो तो यहाँ से वापसी पर मेरे हमरा होटल चलो, वहाँ सुकून से बातें करेंगे। वो कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला कि साहब, आप पहली बार मुझसे मिले हैं
और मेरी परेशानी को भांप गए हैं। और यहाँ मेरे साथी जो सारा वक्त मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने कभी भी मुझसे नहीं पूछा कि क्या बात है। आप में मुझे एक हमदर्द इंसान का दिल दिखाई देता है। मैं वापसी पर आपके हमराह होटल चलने को तैयार हूँ। शराब खाने से मैं आधे घंटे बाद उठ आऊँगा और आपके होटल में सिविलियन लिबास में पहुँच जाऊँगा। आप भी मेरे आने के बाद जल्द अज जल्द आने की कोशिश कीजिएगा। मैंने उसे दिलासा दिया और हम वापस आ गए। मैंने उसके गिलास में ज़्यादा शराब उंडेली ताकि वो ज़्यादा नशे में हो जाए। कुछ देर बाद उसने सर दर्द की शिकायत की और सब से माजरत करते हुए वो बाहर चला गया। हमारे टेबल पर महफिल इस वक्त शबाब पर थी, इसलिए दूसरों ने उसके जाने का कोई ख़ास नोटिस ना लिया। तकरीबन 11:30 बजे हमारी महफिल बर्खास्त हुई। मुझे यकीन था कि मेरी तरह श्याम और उसका साथी भी मुस्तकबिल के सुनहरे ख्यालों में डूबे हुए थे। यहाँ पर एक मुख्तसर सी वजाहत करना चाहूँगा। सिवाय बंगाल और मद्रास के दूर दराज देहातों के जहाँ मकामी बोली जाती है, सारे भारत के शहरों और अफवाज में जो ज़बान बोली जाती है वो ऐसी उर्दू है जिसमें बमुश्किल 30-40 अल्फाज संस्कृत के शामिल किए गए हैं। ठीठ और कड़क संस्कृत सिर्फ सियासी जलसों में ही इस्तेमाल होती है। सारे भारत की आवाम ज़बान वही इस्तेमाल करती है जो भारतीय फिल्मों और गानों में इस्तेमाल होती है। ये 30-40 संस्कृति लफ्ज़ याद करके और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करके बिला शक व शुबा आप हिंदी ज़बान बखूबी जानने वाले कहला सकते हैं। दौरान तरबियत भी मुझे 60 से ज़्यादा अल्फाज और उनका सही इस्तेमाल बखूबी अज़बर कराए गए थे। मैं शराब खाने से निकलकर रिक्शे पर बैठा और होटल की राह ली। वह क्लर्क, जिसका नाम अशोक सिन्हा था, होटल की लॉबी में मेरा मुंतज़िर था। मैं उसे हमराह लेकर अपने कमरे में आ गया। शराब खाने में से हमराह लाई हुई बोतल खोली और उसे एक पैग बनाकर दिया। मैंने उसे कहा कि अगर इंसान ही इंसान के काम ना आए तो क्या जानवर और परिंदे आएंगे। मैंने उसे कहा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आमदनी है, बम्बई में रिहाइश है, कारोबार बढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ, पंजाबी हूँ और ज़ात पात पर यकीन नहीं रखता, इंसान दोस्त हूँ। तुम्हें परेशान देखकर रह ना सका और तुम्हें यहाँ बुला लिया। अब साफ साफ बताओ किस बात ने तुम्हें परेशान कर रखा है। जो कुछ भी मेरे बस में हुआ वो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा। शराब के नशे में अशोक ज़ब्त के सब बंधन तोड़ बैठा और दाढ़ें मार मार कर रोने लगा। मैं चाहता था कि वो ज़्यादा ना रोए, क्योंकि दुख में रोने से ना सिर्फ सुकून मिलता है बल्कि ढारस भी मिलती है। मैं अशोक के बिल्कुल करीब जाकर बैठ गया और कहा, मर्द रोया नहीं करते। तुम मर्द भी हो और फौजी भी हो, तुम्हें तो हरगिज़ नहीं रोना चाहिए, बल्कि अपनी परेशानी को दूर करने की तदबीर करनी चाहिए। और फिर मेरा वादा है कि तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूँगा। उसे तसल्ली दी तो वो बोला, साहब, मेरे पिता स्वर्गवास हो चुके हैं, मेरी 3 बहनें हैं और सिर्फ इस वजह से किसी की भी शादी नहीं हुई कि मेरी आमदनी इस कदर नहीं कि जहेज़ दे सकूं। सबसे बड़ी बहन की एक जगह सगाई हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन महज जहेज़ ना होने की वजह से फेरे नहीं हो पाए। अब लड़के वालों ने सगाई तोड़ने की धमकी दे दी है। माता जी इस गम में घुल घुल कर बीमार हो चुकी हैं। मैं हर तरह से कोशिश करके देख चुका हूँ, लेकिन कहीं से रकम का इंतज़ाम नहीं हो पाया। मैं हर मुश्किल से मुश्किल काम करने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी बहन की सगाई टूटते नहीं देख सकता। उसकी दुख भरी दास्तान बर्रे सग़ीर के 80% घरानों की दास्तान थी। लाखों लड़कियां जहेज़ ना होने की वजह से शादी की उम्र को अबूर करके बूढ़ी हो चुकी थी। वालदेन की मजबूरी
को लड़के वाले सुनना पसंद नहीं करते और बाकायदा भाव ताव करके उसे ब्याहते हैं। और जिन लड़की वालों के पास देने को कुछ नहीं होता वो झूठी आस लगाए बूढ़ी हो जाती हैं, और जो ज़रा मॉडर्न जहन की होती हैं वो घर से भाग जाती हैं और उनका अंजाम बिल आखिर किसी कुहबा खाने में होता है। मैंने अशोक से पूछा उसे कितनी रकम की ज़रूरत है। उसने कहा बड़ी बहन की शादी के लिए अगर 25,000 रुपये मिल जाएं तो वो बआसानी उस फ़र्ज से सुखबदोश हो सकता है। मैंने उसे कहा कि अगर 25,000 मिल भी जाएं तो उससे तो सिर्फ एक बहन की ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो सकेगा, दूसरी 2 बहनों की ज़िम्मेदारी तो फिर भी कायम रहेगी। मैंने उसे कहा मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मुझे भी एक मुखलिस दोस्त की तलाश है और शायद तुम ही ऐसा दोस्त साबित होगे। बहरहाल फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारी इस मजबूरी में पूरा साथ दूंगा। मैंने उसे कहा बम्बई में हमने एक ऐसा क्लब बनाया हुआ है जिसके मेंबर सिर्फ गैर शादीशुदा मर्द और औरत ही बन सकते हैं। इस क्लब में हमने हर तबके के लोगों को मेंबर बनाने का खुला ऑप्शन रखा है और उनके लिए ना सिर्फ मौजू रिश्ते तलाश करते हैं बल्कि शादी के वक्त भरपूर माली आनत भी करते हैं। तुम्हारी बड़ी बहन की शादी के लिए अपनी तरफ से और क्लब की तरफ से पूरे 25,000 का बंदोबस्त कर दूंगा, बल्कि तुम्हारी दूसरी बहनों के लिए भी क्लब की मदद से मौजू रिश्ते तलाश करूंगा। मैंने उसे खासी तसल्ली दी और फिर जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो उसे कहा कि बहुत सारे फ़ौजी भी हमारे क्लब के मेंबर हैं और इन मेंबरों में जहाँ तक मुझे याद है टैंक रेजिमेंटों के कुछ जवान और अफसरान भी शामिल हैं। फिर याददाश्त पर ज़ोर डालते हुए मैंने कहा जहाँ तक मुझे याद है टैंक की ही किसी रेजिमेंट का एक जवान जो हमारा मेंबर था वो यहाँ ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आया था। उसकी बहन की शादी भी इसी वजह से रुकी हुई थी। वो गालिबन पंजाब के इलाके का था और हमारे क्लब की दिल्ली की शाख से मेंबर बना था। उसकी बहन की शादी भी हमारे क्लब की माली आनत से हुई थी। क्लब के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक उसने क्लब से हासिल शुदा रकम नहायत मामूली इकसात में वापस करनी थी। 2-3 अकसात वापस करने के बाद फिर उसने राब्ता नहीं किया। मैंने माथे पर हाथ मारते हुए कहा उसका नाम और रेजिमेंट जहन से निकल गई हैं, लेकिन उसका नाम सामने आते ही फ़ौरन पहचान लूँगा और उससे राब्ता करके उससे बकाया अकसात की अदायगी का तकाजा करूँगा। मैंने उसे कहा कि माली आनत हासिल करने वाले अगर अकसात की अदायगी भी बंद कर दें तो इस नेक मकसद के लिए कायम क्लब आखिर कब तक चल सकता है। मैंने दोबारा कहा अगर नाम और रेजिमेंट की लिस्ट सामने हो तो मैं उसे पहचान लूँगा। अशोक को अपनी मुश्किल हल होते हुए सामने नज़र आ रही थी और इसके लिए उसे मेरी खुशनुदी की ज़रूरत थी। उसने कहा साहब आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने का वादा किया। ये तो खिलाफ ज़ाब्ता और कानून के मुताबिक है। अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मुकम्मल फ़ाइल जो कि मेरे दफ्तर के क्लर्क के पास है किसी तरह हासिल करके कल रात आपको होटल में ला दूँगा और आप उससे मतलूबा शख्स को तलाश कर लीजिएगा। अगली सुबह दफ्तर के वक्त से पहले वो फ़ाइल आप मुझे वापस दीजिएगा। इसका ज़िक्र आप किसी से भी ना कीजिएगा। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे रुखसत करते हुए 1,000 रुपया उसकी जेब में डाला। इस फ़ाइल का हुसूल मेरे लिए किसी जैकपॉट से कम ना था और अशोक को मैंने अपने काबू में कर लिया था। दूसरे दिन मैं एडोज़ के दफ्तर गया और एडोज़ से मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल गुप्ता एडोज़ था और मैं पहले रोज़ भी उससे मिल चुका था। मैंने उसे कहा मुझे यहाँ आए हुए कई रोज़ हो चुके हैं और मेरे चाय की सैंपल अभी तक आपके दफ्तर में ही पड़े हुए हैं। मैं बम्बई की पुररौनक ज़िंदगी से दूर यहाँ होटल में एक तरह से मुक़य्यद हो चुका हूँ और बहुत बोर हो रहा हूँ, इसलिए आप मेरे सैंपल मुताल्लिका लोगों तक जल्दी भिजवाएं ताकि जल्द ही कोई फ़ैसला हो सके।
एडोज़ से मेरी सारी गुफ्तगू इंग्लिश में हुई थी। वो मेरी शख्सियत, लिबास और नपी तुली अंग्रेज़ी से मुतासिर हुआ, या उसके पेश नज़र भी नोटों की चमक थी।